अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक में मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान दिस वीक में हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज़ शामिल करते हैं। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान भर की टॉप स्टोरीज़। सियासत के पुरखार दरीचों से मईशत के उतार चढ़ाव तक, पाकिस्तान में साल नौ का आगाज़ किस तरह किया गया और पाकिस्तान से कुछ अफसोसनाक खबरें भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान में साल 2020 का शानदार इस्तक़बाल हुआ, छोटे बड़े शहरों में फ़दाए रंग नूर में नहा गई, मुल्क भर में आतिशबाजी के ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए, शहरियों ने साल नौ का आगाज़ किस जोश व खरोश से मनाया, हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में साल 2020 का शानदार इस्तकबाल, छोटे बड़े शहरों में फ़दाएं रंग व नूर में नहा गई, मुल्क भर में आतिशबाजी के ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए। रात को 12 बजते ही शहर शहर जश्न, कराची से खैबर तक मनचले सड़कों पर, बड़े शहरों की सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला किया गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए मनचले भी पीछे न रहे और मोटरसाइकिलों पर टोलियों की शक्ल में 12 बजने से कबल ही नमूदार हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद 12 बजने से कबल ही सी व्यू पहुँच गई, जहां पर रात 12 बजते ही गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के हॉर्न बजाकर ढोल की थाप और गाड़ियों में मौजूद साउंड सिस्टम की म्यूजिक पर लोग रक्स करते रहे। इस दौरान बाज नौजवान बाजे भी अपने हमरा लाए थे। मुख्तलिफ सड़कों पर मंचलों ने चुरंगियों और सिग्नल्स पर गाड़ियां रोक दी और 12 बजते ही म्यूजिक हॉर्न बजाकर खूब रक्स किया। इस दौरान बाद इलाकों में भरपूर आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए। लाहौर में नए साल की आमद के साथ ही माल रोड पर मेले का समा था। बल्कि कौसार में भी सयाहों ने खूब मौज मस्ती की। बहरिया टाउन लाहौर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। नए साल के जश्न के दौरान माल रोड, लिबर्टी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और ढोल की थाप पर रक्स किया। लिबर्टी, माल रोड, जेल रोड, घड़ी शाहू में गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुल्तान में मंचले सदर बाजार पहुंच गए और नए साल की खुशी में आतिशबाजी का मुजाहरा किया और म्यूजिक पर खूब रक्स किया। फैसलाबाद, गुजरावाला और रावलपिंडी में भी नए साल का जश्न मनाया गया। कोयटा में भी नए साल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और शदीद हवाई फायरिंग की गई। साल नौ को खुश आमदीद कहने के लिए मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और तकारीब का भी इनेकाद किया गया। नए साल की तकारीब हर मुल्क में अपने मुकामी वक्त के मुताबिक मनाई जाती हैं। पाकिस्तान में साल नौ का आगाज़ 31 दिसंबर की रात 11:59 और 60 सेकंड पर मुकम्मल होता है। ताहम दुनिया के मुतादिद ममालिक में नया साल 9 घंटे कबल ही शुरू हो जाता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह साल नौ को खुश आमदीद कहा। अब बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साल 2019 बहुत मुश्किल तरीन साल था, लेकिन मुल्क को मुस्तहकम करने में हम कामयाब हो गए हैं। साल 2020 में मुल्क टेक ऑफ करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा विजन पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हम कम आमदनी वाले तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, जबकि गरीब बस्तियों में लंगर शुरू किए जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारा हदफ पाकिस्तान का निज़ाम ठीक करना और इदारों को मजबूत बनाना है। 2019 में अवाम को मुश्किल से गुजरना पड़ा, 2020 में खुशहाली आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2019 हमारे लिए मुश्किल साल था, लेकिन मुल्क को मुस्तहकम करने में कामयाब हो गए हैं। साल 2020 में मुल्क टेक ऑफ करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा विजन पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हम कम आमदनी वाले तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, जबकि गरीब बस्तियों में लंगर शुरू किए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है जो हर किसी को नहीं पता। सस्ते घरों के मंसूबे से 40 सनतों को फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों का विजन एशियन टाइगर्स था, जो महदूद विजन है। हमारा टारगेट पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करके मेरिट को लाना है, क्योंकि बड़े लोगों और इदारों का विजन भी बड़ा होता है। ह्यूमन रिसोर्स आउटस्टैंडिंग है हमारी, उसकी अगर आपने देखना है तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को देख लें। जब उनको मौके मिलते हैं एक अच्छे सिस्टम में, तो वो कितनी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। आप अमेरिका में आप चले जाएं तो क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वहाँ देखें किस तरह के लोगों को, अपने नौजवानों को, बच्चों को, जब वो उन सिस्टम्स में पढ़ते हैं और उस सिस्टम में कम्पीट करते हैं, तो वो कितनी, उनकी अचीवमेंट कितनी ज़्यादा है। तो हमने बेसिकली, हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करना, एक मेरिटोक्रेसी का सिस्टम लेके आना, अपने इदारे मजबूत करना,
وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ملک میں روپیہ مستحکم ہوا, معیشت میں اعتماد آیا, اسٹاک بڑھا اور سرمایہ کاری آئی, اور سال 2020 میں ملک اوپر کی طرف جائے گا. عمران خان نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آزمائشوں سے قومیں مٹتی نہیں, مضبوط بن کر ابھرتی ہیں. ماضی میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے پر توجہ نہیں دی گئی, جبکہ 60 کی دہائی میں دیگر ملکوں کے طالب علم تعلیم حاصل کرنے پاکستان آتے تھے. انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں درپیش مالی رکاوٹیں عارضی ہیں, جبکہ اعلیٰ تعلیم کا معیار بڑھانا ضروری ہے. تکنیکی انقلاب سے فائدہ اٹھائیں, مصنوعی انٹیلیجنس سے انقلاب آنے والا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح ڈگریاں مل رہی ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر تعلیم کو جو ہم نے توجہ دینی تھی وہ اب دیں, جو ہم نے ماضی میں نہیں دی. آج اگر ہمارے حالات اچھے نہیں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ایمفسس نہیں دیا. اور ایک وقت پہ پاکستان کی یونیورسٹیز, میری زندگی میں 60s کے اندر ہماری ساری ڈگریز انٹرنیشنلی ریکگنائز تھیں. مڈل ایسٹ سے بچے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے, اسٹوڈنٹس ادھر آتے تھے. تو ہمارے دیکھتے دیکھتے, کیونکہ ہم نے ایمفسس نہیں دیا ایجوکیشن پہ, تو آہستہ آہستہ ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ناظرین, اب بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا, جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کیا. اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ توقع ہے صحت سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی. وزیر اعظم عمران خان سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کیا. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ توقع ہے صحت سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی. وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ سلمان بن عبد العزیز کا خصوصی پیغام وزیر اعظم کو پہنچایا. دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں فروغ کے لیے سعودی ولی عہد کا پیغام بھی پہنچایا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کو ہر موقع پر بھرپور امداد فراہم کرے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ فارماسیوٹیکل قابل تجدید توانائی میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ملاقات ہوئی. دونوں وزرائے خارجہ نے کشمیر سمیت اہم علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا. ناظرین, اب کچھ بات کر لیں گے اسلامک اتحاد آرگنائزیشن OIC کی. آخر کار وہ جاگ ہی گیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. اجلاس میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, بحرین, ترکی, انڈونیشیا و دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے. OIC کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ تو ہم بعد میں جانیں گے, لیکن اب جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی. OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی. یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر OIC کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. اجلاس میں سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, بحرین, ترکی, انڈونیشیا و دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے. ذرائع کے مطابق OIC کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران ہوگا. OIC اجلاس کا سرفہرست ایجنڈا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, بھارت میں شہریت کے متنازع بل کے بعد کی صورتحال ہوگی. اسلامی سربراہی کانفرنس کا وزرائے خارجہ اجلاس ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سمٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کوالالمپور سمٹ کے بعد OIC کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سعود نے حالیہ دورے میں وزیر اعظم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا. OIC کا کم فعال کردار پر ملیشیا, ترکی, انڈونیشیا, قطر, ایران سمیت دیگر مسلم ممالک کو تحفظات ہیں. تحفظات کے باعث ملیشیا میں ہونے والے سمٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا.
नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में लिसानी तासुब फैलाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। ज़हनी तौर पर पाकिस्तानी कौम को शिकस्त खोरदा बनाना इस जंग की साजिश है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को नफसियाती जंग का शिकार किया जा रहा है। दुश्मनों की साजिश है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए। ये बात उन्होंने मुल्तान में दरगाह हज़रत शाह रुकन आलम की 706वीं सालाना उर्स में पहले रोज़ की नशिस्त की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लसानी तासुब फैलाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। ज़हनी तौर पर पाकिस्तानी कौम को शिकस्त खोरदा बनाना इस जंग की साजिश है। ज़रूरी नहीं कि हर जंग मिज़ाइल और बारूद से लड़ी जाए। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी बेकसी का एहसास हो रहा है। हमें खित्ते में यकजहती का पैगाम देना चाहिए। इस साल हमें अपने मुल्क की कदर कीमत का एहसास पहले से ज़्यादा हुआ होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारत मजहबी आज़ादी का दावा करता है, जबकि मुसलमानों समेत वहाँ बसने वाली दूसरी अक़लियतों को मजहबी आज़ादी नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बका और दो कौमी नज़रिए का दिफा बेहद अहमियत इख्तियार कर चुका है। भारत ने अपने आइन में दिए गए हकूक़ को भी रोन दिया है। भारत में हिंदू सोच परवान चढ़ाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि उर्स की तकरीब से खिताब से कबल वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने हज़रत शाह रुकन आलम की दरगाह को गुस्ल भी दिया। नए आगाज के तौर पर 2020 का आगाज है, आज पहला दिन है। मैंने मुनासिब समझा कि इस दिन को हम एक अच्छी सोच और एक अच्छे जज्बे से हम इस साल का आगाज करें और दुआ करें कि ये साल हमारे लिए खुशियों का जरिया बन जाए, हमारी कौम की कामयाबियों का जरिया बन जाए और हमारे जो मुसलमान भाई हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की जुस्तजू कर रहे हैं, चाहे वो मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में गलत फहमियों पर गलबा पाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमा दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं दफ्तर ख़ारजा की। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में इंसानी अलमिया 151वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में इंटरनेट खोलने, महासरा उठाने, जबरी गुमशुदा नौजवानों की रहाई और सिविल सोसाइटी अरकान को छोड़ने का मुतालबा करता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि 2019 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुख्तलिफ महाजों पर काबिल ज़िक्र कामयाबी मिली। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी बेहतर हुई है। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट खोल दिया जाए, महासरा ख़त्म, जबरी गुमशुदा नौजवानों को रहा किया जाए। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने कहा कि आप सबको नए साल में खुशामदीद कहती हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगों के कश्मीरियों को दरपेश मसाइल को उजागर करने में खराज तहसीन पेश करती हूँ। हम डॉक्टर फैसल को नए असाइनमेंट पर कामयाबी की तमन्ना पेश करते हैं। उन्होंने कहा 2019 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुख्तलिफ महाजों पर काबिल ज़िक्र कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि तुर्की, कतर, सऊदी अरब, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी बेहतर हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीन के 2 दौरे किए। आला सतह पर पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत से आला हुकाम से मुलाकातें की और राब्ते किए। उन्होंने कहा कि बहुत से बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के दौरे किए। Throughout 2019, Pakistan's foreign policy made significant strides on multiple fronts. New partnerships were forged, and the historic and time-tested relationships were further fortified. The year was marked by a high frequency of leadership-level exchanges between Pakistan and several important countries, such as Saudi Arabia, China, Turkey, Qatar, UAE, Iran, Bahrain, and several more. The Prime Minister delivered a landmark address at the UNGA in New York in September and held important meetings with a large number of his counterparts
on the sidelines. Our time-tested, all-weather strategic cooperative partnership with China was further enriched in 2019 as Prime Minister Imran Khan undertook 2 important visits to China in April and October. انہوں نے مزید کہا کہ کرتارپور راہداری کو کھولا گیا. سابق بھارتی وزیر اعظم نے بھی کرتارپور کی تقریب میں شرکت کی. ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے نومبر میں کرتارپور کوریڈور کھولا. 5 اگست کو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے دنیا بھر میں بھارت کی ہندوتوا پالیسی کو بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ 50 برس بعد کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو 7 خطوط لکھے. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر ہماری قیادت نے کشمیریوں کی تکالیف کو اجاگر کیا. بھارت میں جاری ہندوتوا نظریہ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری ہندوتوا کے باعث خطے کو درپیش امن و سلامتی خطرات سے آگاہ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اب تک اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کونسل کو 7 خطوط لکھے ہیں. ستمبر میں OIC کانٹیکٹ گروپ نے کشمیر پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. امریکی ایوان ہائی نمائندگان میں 2 قراردادوں کے مسودے پیش کیے گئے. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں انسانی المیہ 151ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر میں انٹرنیٹ کھولنے، محاصرہ ہٹانے، جبری گمشدہ نوجوانوں کی رہائی اور سول سوسائٹی اراکین کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کی ہدایت پر ایک خصوصی طیارہ ملیشیا میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے روانہ ہوا. ترجمان نے بتایا کہ پاک چین تجارت کا دوسرا مرحلہ گزشتہ روز فعال کر دیا گیا. ادائیگیوں میں توازن کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. To bring the attention of the world to what is happening in Indian occupied Jammu and Kashmir. So this is not something that is over. This is going to be a sustained diplomatic campaign, and we will put forward the case of the people of Jammu and Kashmir in every international forum. Which one that we will discuss after we have evaluated all the pros and cons and assessment of what needs to be said and done. So this is an ongoing thing. ناظرین کچھ بات کرتے ہیں نیب کی. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب ہر شعبے میں میرٹ پر عمل پیرا ہے. تمام افسران نے ادارے کی مجموعی کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ سفارش، دھمکی اور دباؤ نیب کے باہر ختم ہو جاتا ہے. کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت جواب دہ ہونا پڑے گا. نیب ہیڈ کوارٹر میں میرٹ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب ہر شعبے میں میرٹ پر عمل پیرا ہے. تمام افسران نے ادارے کی مجموعی کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا اور بحیثیت چیئرمین نیب عہدہ سنبھالنے کے بعد نیب کو فعال ادارہ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. چیئرمین نیب نے کہا کہ بدعنوانی کا خاتمہ اور میگا کرپشن مقدمات کو انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے. سفارش، دھمکی اور دباؤ نیب کے باہر ختم ہو جاتا ہے. نیب کی پالیسی احتساب سب کے لیے ہے. کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت جواب دہ ہونا پڑے گا. نیب کی کسی سے ذاتی رنجش نہیں اور نہ ہی کسی کے خلاف غلط کیس بنانے کی ضرورت ہے. ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے اور زیرو ٹالرنس اور خود احتسابی کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جس سے بیوروکریسی میں بددلی پھیلے یا معیشت کو نقصان پہنچے. نیب نے گزشتہ 2 سال کے دوران مجموعی طور پر بدعنوان عناصر سے بلا واسطہ اور بالواسطہ لوٹے گئے 178 ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے، جبکہ مجموعی طور پر اپنے قیام سے اب تک 328 ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے جا چکے ہیں. ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ قومی موومنٹ کو پیشکش کی ہے کہ وہ حکومت گرانے میں ہمارا ساتھ دے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ MQM پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے. MQM حکومت کو گرا دے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे और हुकूमत को गिराने में हमारा साथ दे। कराची में मेगा मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खत्म करे। MQM इस हुकूमत को गिरा दे, हम आपका साथ देंगे। हम MQM को सिंध में वजारतें देने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबों के मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, जबकि वफाकी गैस पॉलिसी की मजम्मत करते हैं। गैस के मसले पर सिंध का हक मारा जा रहा है, लिहाजा हमें वफाक से अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहर कायद की तरक्की हमारी ख्वाहिश है। शहर कायद में पूरे पाकिस्तान के लोग बसते हैं, हमारा काम नजर भी आता है और हम दिखा भी सकते हैं। मुल्क की आवाम के मसाइल में घिरे हैं, जबकि मौशी हालात खतरनाक हैं और गरीब आवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम पहले दिन से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं जो पहले भी हमारे साथ मिलकर काम किए हैं, बहुत से सियासतदान और सियासी जमातें जो आज हुकूमत के साथ हैं, ये जुल्म जो कराची के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये सब रोक सकते हैं। आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, ख़त्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ देंगे, 100% साथ देंगे। जितने कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इमरान को घर भेजे, कराची को, इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे। हम साथ मिलकर इस सूबा को तरक्की दिलवा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा हालात में सिंध वो वाहिद सूबा है जहां काम हो रहा है। गैर मुल्की जरीदों ने सिंध हुकूमत की इस पॉलिसी को सराहा है। उनका कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख लोग निकाले गए हैं। सिंध हुकूमत इस मामले को अदालत में चैलेंज करे। गरीब से 1000 रुपए छीनने वाले सियासतदानों पर लानत हो। जो इस वक्त में, इस मौजूदा हालात में एक तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है गरीब दुश्मनी का। एक जो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख लोग को निकाले जा रहे हैं, किसी पॉवर्टी सर्वे कंडक्ट करने के बगैर, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इसकी मज़ाहमत करती है। और मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो बेनिफिशरीज हैं इस सूबा में, आपका लॉ डिपार्टमेंट उनके साथ मिलके इस कोशिश को आप कोर्ट्स में चैलेंज करें। और ये जो इस मुआशी सूरत हाल में आप गरीब औरतों से 1000 रुपए छीन रहे हो, लानत हो इन सियासतदानों पे, लानत हो इस हुकूमत पे जो इस मुआशी सूरत हाल में इन गरीब औरतों से 1000 रुपए छीन रहे हैं। और हम मिलते रहेंगे। नाज़रीन, आपने जाना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पीपल्स पार्टी ने क्या पेशकश की, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या जवाबी पेशकश की, आप जानते हैं इस रिपोर्ट में कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से क्या जवाब आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश के जवाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जवाबी पेशकश कर दी। MQM पाकिस्तान का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुकामी हुकूमतों को कानूनी तरमीम के जरिए बाख्तियार बना दे तो मुत्तहिदा भरपूर साथ देगी। तर्जुमान MQM का कहना है कि वाटर बोर्ड, KDA, LDA और बिल्डिंग कंट्रोल भी मुकामी हुकूमत के मातहत किए जाएं। MQM ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत की 1.5 साल कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ताहम हुकूमत से अलहदगी का फैसला किसी की ख्वाहिश पर नहीं करेंगे। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़ का कहना है कि डॉक्टर्स ने नवाज़ शरीफ की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नवाज़ शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज है और रिपोर्ट्स में बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। उनकी सेहत के हवाले से नाज़रीन देखते हैं ये रिपोर्ट। साबिक
सबक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर नासाज है और रिपोर्ट्स में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत पर तहफुजात का इजहार किया है, जबकि नए साल की छुट्टियों के बाद हेमाटोलॉजी वालों से मुलाकात होगी। कार्डियोलॉजिस्ट से मुलाकात थी रॉयल ब्रम्पटन हॉस्पिटल फॉर हार्ट एंड लंग में, और इससे पेशतर मुतअद्दिद टेस्ट हुए थे मियाँ साहब के, जिन पे आज कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर भी हुई है, लेकिन उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया आज उनके, और मज़ीद जो है कुछ ट्रीटमेंट और दीगर प्रोसीजर्स जो हैं उनको उनकी ज़रूरत पे उन्होंने जोर दिया है। हुसैन नवाज ने कहा कि वीडियो स्कैंडल की हकीकत सब लोग जानते हैं और FIA वीडियो स्कैंडल के सिलसिले में काफी लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऐसे इकदाम ना करें कि मजीद ख्वार हों। इमरान खान की जगह कोई और होता तो शर्म से डूब मरता। हुसैन नवाज ने कहा कि इमरान खान साहब मजीद शर्मसार होने से पहले बेहतर है कि आप हकीकत तस्लीम कर लें। नवाज शरीफ के साहबजादे ने कहा कि बुलंद और बाला दावे करने वाले अब कानून को अपना रास्ता लेने दें, जबकि ज़ेर समाअत अदालती मामलात में ज्यादा छेड़छाड़ मुनासिब नहीं। देखिए जी, जहाँ तक उस वीडियो स्कैंडल का ताल्लुक है, मेरा ख़्याल है कि सबको हर बात का इल्म है उसके बारे में। इससे पेशतर भी FIA काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार कर चुका है और काफ़ी लोगों को से पूछगछ कर चुका है, और तरीके से भी। तो बजाय इस चीज़ के कि आप हुकूमत ऐसे इक़दाम करे, बल्कि मैं कहूँगा कि इमरान खान ऐसे इक़दाम करे कि जिससे वो और ज़लील हो। जिस तरह यानी मुख्तलिफ और मामलात के अंदर इस वक्त कोई और अगर होता तो शर्म से डूब मरता वो शख्स जो है, और जो है ना अपने आप को शर्मसार करने की बजाय बेहतर है कि आप हकीकत तस्लीम कर लें और इन मामलात को जो है ना जिस तरह की आप दावे करते रहें, बुलंदो बाला दावे करते रहें, आप उनको आप कानून के ऊपर छोड़ दें, कानून को अपना रास्ता लेने दें, उसको इंटरफेयर ना करें इसको। और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो कि पहली सबजुडिस है उसके साथ छेड़छाड़ करना वैसे ही अच्छा नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।